हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल के कर्मचारियों को एक इस बार नई सौगात दी है 3% डीए की। जब हम बात करते हैं 3% डीए की, तो हालांकि जब हमने अलग अलग लोगों से, अलग अलग हिमाचल के सभी कर्मचारी संघ के लोगों से बात की, तो सबने ये कहा कि जबकि 16% का डीए दे था, परंतु 3% में ही राहत जो है इस बार दी गई है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि सरकार जब एक तरफ ये कहती है कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास किस्तें देने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास मेडिकल बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, हॉस्पिटल्स देने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर अचानक अपने को ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 1 लाख रुपए से अधिक का जो है वो एक गिफ्ट अपने लिए दिया है, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। क्योंकि सभी 68 के 68 जितने भी विधायक हैं, सभी को वो एक जो उनकी जो वेतन राशि कहें या मानदेय कहें, उसमें माननीयों ने एक अचानक बढ़ोतरी कर ली है। और जब हम इस बढ़ोतरी की बात करते हैं तो हिमाचल का हित जो है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के पूर्व जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और बीजेपी में भी उन्होंने बहुत काम किया सक्रिय तौर पे। जब से हम जानते थे इन्हें, हम राजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ही देखा था, और उसी तरीके से इनका एक लंबा अध्ययन रहा है। और इनकी अगर हम बात करें, जब भी संगठन की बात होती है, बीजेपी के संगठन की बात होती है, तो उसमें डॉक्टर राजीव बिंदल के पीछे अगर कोई हाथ खड़ा हुआ दिखता है तो वो डॉक्टर मिस्टर पुरुषोत्तम गुलेरिया जी हैं, जिनकी संघ में बहुत बड़ी पकड़ है। और साथ में उसके साथ में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने बड़ा एक लंबा जो है वो इनका वर्किंग रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुलेरिया जी, सबसे पहली बात कि जो ये आप 3% की वृद्धि देखते हैं, क्या आपको लगता है कि सच में ये जो वृद्धि है ये सच में आम जनता के लिए, मतलब जो कर्मचारी है उसके लिए फायदेमंद है? क्योंकि जब हम ये बात करते हैं आम आदमी के पास पैसा नहीं है, सरकार ये कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, राहत के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए पैसा नहीं है, और ये 3% की वृद्धि एक तरफ और अपने लिए 30% की वृद्धि एक तरफ, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो शर्मा जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने जहाँ तक 3% डीए वृद्धि की बात की है, तो इस विषय के ऊपर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 3% डीए किस पीरियड का, अब इन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी की है कि 1/7/2023 से हम इसको दे रहे हैं। वास्तव में डीए 1/1/2023 से हम 42% ले रहे थे कर्मचारी सारे जी, और 1/7/2023 से फिर 4% हमें डीए मिला है जी, और 4% के हिसाब से वो 46% जाता है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया रिवाज जैसा पैदा कर दिया, तैयार कर दिया कि सेंटर ने जो डीए दिया है उसमें आप कट लगा के दे रहे हैं, जबकि राइट नहीं है सरकार को। राइट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डीए निर्धारित होता है ये सरकार नहीं करती निर्धारित। ये तो जो ऑल इंडिया कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से तय होता है, और उसमें बाकायदा रूरल एरिया के और अर्बन एरिया से इसमें सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। हर महीने की 12 तारीख को वो सबमिट किए जाते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसके पास ये सारे सैंपल जाते हैं, और उसकी फिर कंपाइल करके 6 महीने के लिए क्या डीए की एवरेज में बढ़ोतरी रहेगी वो तय किया जाता है। तो किसी भी सरकार ने आज, हाँ, डीए फ्रीज किए हैं कई सरकारों ने कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, या कोई बाहरी कोई ऐसी इमरजेंसी की कोई स्थिति है, कोई उस तरह की अपरिहार्य परिस्थितियां पैदा हो गई तो फ्रीज किए हैं। लेकिन डीए काट कर देना ये हमारे गले नहीं उतर रहा है। आज हमें वास्तव में तो 16% डीए हमारा ड्यू है गवर्नमेंट के पास जी, उसमें से इन्होंने 4% देने के बजाय 3% दे दिया हमें। 13% डीए अभी भी हमारा इनके पास है। तो अब इससे एक टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी होगी। जब आगे 10 साल के बाद कैलकुलेशंस आएंगी, और कैलकुलेशंस में क्योंकि वो स्लैब तो उस पीरियड का 4% के हिसाब से होगा, मिला हमें 3% है,
वो जो एक वेरिएशन और एक माल एक रिपोर्टिंग जो हुई है उस वजह से कई समस्याएं खड़ी होने चाहती हैं। मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, सरकार को पुनर्विचार इसके ऊपर करना चाहिए। आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं जो आप कहते हैं, यदि ठीक नहीं है तो आप तो, और बड़ी मजे की बात यह है कि ट्रेजरी को आदेश हुए कि 15 तारीख को नोटिफिकेशन होती है, 16 तारीख तक सारे बिल ट्रेजरी में जमा करिए और ये इन कैश दो। अच्छा, आपने गुलेरिया जी ये देखा कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 3% और 4% का एक अलग गोलमाल पैदा हो गया है। जब हम बात करते हैं सारे माननीयों की कि 68 के 68 विधायकों को जो है वो एक अलग 30% से अधिक का जो है वो आंकड़ा जो है उनकी बढ़ोतरी पड़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी शांत बैठ गई है इस विषय पर? बड़े जबकि नेता होने चाहिए थे जिनको ये सवाल का जवाब देना चाहिए था, अब कोई माननीय जो है या कोई भी विपक्ष का नेता इस विषय पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्या लगता है? शर्मा जी, मैं इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक कर्मचारी नेता की भूमिका में बात कर रहा हूँ, और बीजेपी का या कांग्रेस का जहाँ तक संबंध है या पॉलिटिकल पार्टीज का, इसमें जब मैं एनजीओ फेडरेशन का प्रदेश का अध्यक्ष भी था उस समय भी हमने एक मांग उठाई थी। एक मांग ये उठाई थी कि ये जो माननीय विधायक गणों की हाइक मिलती है सैलरी में, इसका भी एक प्रॉपर नॉर्म होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉइज हैं, हर 10 साल के बाद इनकी पे स्केल का रिवीजन होता, कमीशन बैठता है, वो उसकी अब कर तो दिया है उन्होंने, आपने ध्यान दिया हो? नहीं, वो 5 साल में, हाँ, वो 5 साल कर दिया। नहीं, मैं नॉर्म्स की बात ये कर रहा हूँ, वो तो किया कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, देना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो किया है, जैसे कमीशन है जी, पे कमीशन है, पे कमीशन सारी चीजों को बारीकी से देखता है और उसमें कितना देना चाहिए, कितना गवर्नमेंट को अफोर्डेबल भी है और कितना कर्मचारी को एक हैंडसम जैसा उसको अमाउंट जाना चाहिए, इसमें वैसा नहीं हुआ है। एक तो 5 साल की पीरियड गलत है, यदि कर्मचारी को 10 साल है तो आपको 5 साल क्यों है, एक तो ये बात है। नंबर 2, एक मैं आपको मजेदार बात और बताता हूँ ब्यूरोक्रेसी की। हमें डीए मिलेगा, जैसे हमारा डीए पेंडिंग है इस वक्त, अब चलो 3% है, आगे 13% पेंडिंग है। जो आईएएस लॉबी है, जो आईपीएस लॉबी है, इनका डीए पेंडिंग एक दिन में नहीं रहता। आज सेंटर से घोषणा हुई, कल इनको डीए इनके खाते में मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस, हालांकि जो आईएएस जहां जिस स्टेट में सर्विस कर रहे हैं वो उस स्टेट के सर्विस रूल के हिसाब से वो बाउंड हैं उस सर्विस रूल के हिसाब से चलने को, लेकिन डीए के मामले को उन्होंने अलग रखा है क्योंकि ये हितों से जुड़े हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट का जहाँ तक संबंध है, एक तो 5 साल का जो इन्होंने किया ये गलत है। यदि कर्मचारियों को 10 साल है तो इनको भी 10 साल होना चाहिए और उसका भी एक नॉर्म फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि 10 साल के बाद आप डबल करते हैं। गुलेरिया जी, एक नैतिक सवाल भी जुड़ता है, अगर आपने देखा होगा, एक नैतिकता भी होती है कि महंगाई केवल जनता के लिए नहीं है, सभी के लिए है, पर माननीयों ने वो महंगाई अपने लिए नहीं रखी बल्कि वो जनता के ऊपर ही रख दी कि आपको महंगाई जो है वो नहीं है और हम लोगों को महंगाई है, तो हमारा जो डीए है वो ज्यादा होना चाहिए, आप लोगों को 3% होना चाहिए। क्या इसमें ये जो टेक्निकल ये फ्लॉ पैदा कर रहे हैं सरकार या सरकार के जितने भी विधायक हैं, मैं सभी विधायकों की बात करूंगा, तो ये फ्लॉ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा अंतर जो है वो लोगों में पैदा कर देगा? इस विषय के ऊपर तो शर्मा जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब माननीय विधायक इस बिल के ऊपर, इस प्रपोजल के ऊपर डिस्कस करते हैं विधानसभा के अंदर, तो उनको कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार सुनना चाहिए। प्रदेश की परिस्थितियाँ क्या है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह राग अलापते हैं कि यहाँ पर तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, यहाँ की तो वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि वित्तीय स्थिति कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण खराब हुई है। आपको स्टेट का जो शेयर है वो तो 100% मिल रहा है, वो तो किसी स्टेट का कटा नहीं ना। तो यदि मान लो पहले भी सरकारें उस स्टेट के शेयर में सारी व्यवस्थाएं ठीक करके चलती रही हैं, तो आप क्यों नहीं चल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और मिसमैनेजमेंट भी, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, आम जनता के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बता रहे हैं ना, ये जो सरकार या सरकार के नजदीकी चाहे वो नेता लोग हैं चाहे वो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं,
वो तो धड़ल्ले से सारे काम वैसे ही चले, बल्कि उससे ज्यादा चले हुए हैं। जैसे कल भी आपने देखा होगा कि जितने भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन लोगों ने एक अपना बड़ा मोर्चा जो है वो खोला है। उन्होंने ये कहा कि हमारे मेडिकल बिल्स नहीं हो रहे हैं, हमारे को कई लोगों ने तो उस दवाइयाँ ना खाने के कारण जो है या मेडिकल बिल्स नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बनते हैं कि आम सरकार जो है वो आम जनता को अलग आंख से देखती है और अपने विधायकों को जो है वो अलग आंख से देखती है। अनुराग जी, बड़ी दयनीय जैसा ये विषय है और कई बार सच्ची में रोना आता है। रोना क्यों आता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो कर्मचारी 2016 में रिटायर हुआ ना, 2016 से लेके 2022 तक जो रिटायर हुए हैं ना, उनके जितने भी उनके अपने ड्यूज हैं ना, उनको एक पैसा नहीं मिला है। यदि उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, किसी को और लाइबिलिटीज है, किसी को वो अपने पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। कईयों की ये जो मेडिकल बिल रिमबर्समेंट की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। जो अपना पैसा है वही उनको नहीं मिला है। तो मतलब इससे ज़्यादा एक दयनीय स्थिति कर्मचारी, उस रिटायरी कर्मचारी के लिए जो अपने लाइफ के जो एंडिंग पीरियड है और उसमें बच्चों की और परिवार की और रिश्तेदारों की सारी लाइबिलिटीज़ उसके सिर के ऊपर होती हैं, अपने पैसे के लिए तरस रहा है यदि हिमाचल प्रदेश में, तो इससे ज़्यादा नालायकी सरकार की और कोई हो नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको हर एक को हर प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो आम जनता को बताने की जरूरत है और सवाल सरकार से सीधा लेने की जरूरत है कि क्या कारण है कि गरीबी जो है वो केवल जो है वो विधायकों के लिए है। जितना पैसा बढ़ रहा है वो केवल विधायकों का बढ़ रहा है, आम जनता के जो हैं वो 3% बढ़े हैं। जबकि इसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सच में सरकारी कर्मचारी नहीं है और उसके बावजूद अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे काम करने वाले लोग हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं जो सरकार के साथ में दिन रात काम करते हैं, परंतु उन्हें किसी तरह के फायदे नहीं होते। फिर भी इस सवाल को हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं।